इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, आज आप वो डीपीपी डिस्कस करो। तो डीपीपी के बारे में मैंने ऐसा सोचा है कि कल 1 घंटे की मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा और उसमें हम डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, कल दोनों डीपीपी डिस्कस करवा देना। कल कोई और क्लास तो नहीं है तुम लोगों की? नो सर, एक वेबिनार है। नो सर। वेबिनार कितने बजे है? 5 बजे आई थिंक। 5 बजे। नहीं, अपन तो सुबह रख लेंगे अब। 5:30। अच्छा, हम मॉर्निंग में रख लेंगे क्लास ताकि वो डिस्कशन अलग चल जाए, है ना? क्योंकि आपका भी यूनिट टेस्ट भी है तो मैं ये ओके खत्म सर। करना चाह रहा हूँ यूनिट टेस्ट से पहले, तो इसलिए डिस्कशन अलग कर लेंगे, ओके? वरना एक क्लास अपनी चली जाएगी फालतू। ओके सर। तो टाइमिंग मैं उसके अंदर डाल दूंगा, क्या सुटेबल रहेगा बताओ? 9 यार बजे। कोई सर, भी 9 टाइम बजे। रखना हो। 10 o'clock। 9 या 10। 10 है। 10 7 7 9 बजे से। एक काम करते हैं, कुछ लोग 9 बोल रहे हैं, कुछ 10 बोल रहे हैं, 9:30 ठीक रहेगा? यस सर। चलेगा। ओके सर। हाँ सर। सर कौन संडे या मंडे? बेटा कल सैटरडे। सर सैटरडे तो कोई नहीं। बोलो, जल्दी बोलो। सर हमारी मेरा क्लास कल होती है स्कूल की क्लास है हमारी। स्कूल की क्लास होती है, कितने बजे शुरू हो जाती है? 8 से 11:20 तक। सर 8 से 12। 8 से 12, तो फिर दिन में रखता हूँ फिर मैं। सर चलेगा, एक क्लास मिस कर देंगे स्कूल की। सर 3 to 5 भी चलेगा, मतलब 3। नहीं तो फिर एक काम करता हूँ, मैं 12:30 से रख देता हूँ 1:30। हाँ। ठीक है, हाँ सर, चलेगा। ठीक है, तो फिर हाँ सर, 12:30 से चलेगा। 1:30। 1 घंटा लगेगा भी नहीं, सिर्फ मुझे डीपीपी डिस्कस करनी है, ठीक है? तो वो मैक्सिमम 40 मिनट लगेंगे। ज्यादा बड़ी नहीं हो, जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना? घंटा सॉल्व करने में नहीं लगाना। सर आप यूनिट और वेक्टर की दोनों कल साथ में ही कराओगे? हाँ, सारी साथ में ही हो जाएंगी जो भी बाकी है हमारी। ओके, सर। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या क्या होता है। तो 2 तरह के यूज आपने देखे। पहला यूज जो आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो आता है किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हाँ, मैं ये श्योरली नहीं बता सकता कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट होगी। ये एक पॉइंट हमने वहां से सीखा था। और दूसरा एप्लीकेशन आया था डिपेंडेंस कैलकुलेट करना, यानी अगर कोई वेरिएबल हमारा डिपेंड करता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पर, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी तभी कैलकुलेट हो सकते हैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक डायमेंशनल क्वांटिटी हो। हमने देखा कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपके इक्वेशन में डायमेंशन वाला हो तो फिर कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लिए थे। अब यूनिट्स में एक आखिरी चीज जो बचती है वो बचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कन्वर्जन ऑफ अ क्वांटिटी इनटू न्यू यूनिट्स होता है। अब याद करो, सबसे पहले यूनिट होता क्या है? तो हमने बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करना चाहते हो तो आप उसे एक फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हो। वो फिक्स्ड रेफरेंस की जो क्वांटिटी चूज की गई है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी है, तो जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक रॉड है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, तो इसमें यूनिट हम किसे बोलते हैं? हम यूनिट बोलते हैं 1 मीटर को। और 10 हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आपकी जो रॉड है वो जो यूनिट लेंथ थी उससे 10 गुना बड़ी है ना? सिमिलरली मैं मास मेजर करता हूं अगर 5 kg, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका मतलब है 5 इंटू यूनिट ऑफ 1 kg। यानी 1 kg अगर आपका स्टैंडर्ड मास है तो जो इस समय मेरे पास मास है वो उसका 5 गुना है या 5 टाइम्स है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज बताते हैं रेफरेंस के टर्म्स में।
अब मान लो कि कोई आपसे ये कह दे कि आप जो रेफरेंस कर रहे थे, देखो ऐसा इमेजिन करो दुनिया में 1 किलो क्या है, भगवान ने तो बताया नहीं था, तो आपको चूज करना था। तो क्या किया गया, जब ऐसा ही सिस्टम बनाया गया तो कोई एक ऑब्जेक्ट उठाई गई और उसका जितना वेट आ रहा था या जितना मास आ रहा था उसको बोल दिया गया 1 kg। तो अब सब कुछ उसके रेफरेंस में हम मेजर करने लग गए। अब कोई आपसे ये बोले कि भाई यूनिट 1 kg ना होके यूनिट हो गई है 2 kg, तो अब बताओ कि नई वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो अपने जस्ट सामने, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ द यूनिट्स, यानी जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं लेंथ की, मास की और टाइम की, इन तीनों को डबल कर दिया जाए तो बताओ फोर्स की नई यूनिट क्या होगी। तो ऐसा सोच के देखो कि ओल्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 1 न्यूटन ये होती थी क्या, यूनिट ऑफ फोर्स। ये पता है कि नहीं आपको, ओल्ड सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहते थे हम, यूनिट ऑफ फोर्स ये मैं कहता था 1 न्यूटन, और इसकी वैल्यू होती थी 1 kg 1 किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं से डायरेक्टली ये लिख देता था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं था। बात समझ आई। तो ये था आपके ओल्ड सिस्टम में। अब उन्होंने कहा है कि भाई केजी की जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो 1 kg ना होके 2 kg हो गई है, लेंथ की 1 मीटर ना होके 2 मीटर हो गई है, और टाइम की 1 सेकेंड ना होके 2 सेकेंड हो गई है। तो बताओ फोर्स की नई यूनिट क्या होगी, ये आपको बताना है। तो करने का मेथड यही होता है, आप सबसे पहले क्या करो, स्टेप 1 में ओल्ड यूनिट लिख लो। लिख लिया आपने। स्टेप 2 हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो देखो क्या आएगा, वो आ जाएगा मास L T-2। इसमें किसी को कोई दिक्कत? पहले का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है ML T-2। स्टेप 3, अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट या मेक द चेंज, बेसिकली चेंज द यूनिट्स। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं ML अपॉन T²। लिख सकते हैं इस तरह से। यूनिट्स को अगर मैं चेंज कर दूं तो अब मास की एक यूनिट जो है वो डबल कर दी गई है, तो उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, डबल, 2m। लेंथ हो जाएगी 2l, जो बोला गया है वो कर देना है आपको, और टाइम यानी कि 4t का होल स्क्वायर। 4t बात समझ आई? क्या हो गया, होल स्क्वायर है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ तो सर 2 का स्क्वायर 4, तो 4t² ही होगा ना बेटा स्क्वायर लिखा है मैंने। तो वे होल हाँ वो स्क्वायर सही है, कैंसिल है। अरे तुम सही बोल रहे हो, पर यहाँ तो वही लिखेंगे ना, मतलब 2t का होल स्क्वायर लिख दिया ना। हाँ सर वही है। हाँ वैल्यू वही आएगी, तुम जो कह रहे हो सही है, ठीक है। यहाँ ये हमें मिल गया। तो इससे क्या मिला आपको, फाइनली आपको मिला ML बाई T²। अरे मिला कि नहीं? और ये हाँ तो किसके इक्वल होता हाँ था, सर, ये इक्वल होता था 2 कॉमन न्यूटन निकाल का डायमेंशन, था कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। 1 minute. यानी कि यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्स की यूनिट में कोई बदलाव नहीं आया। बात समझ आई? Yes. एक सेकंड ध्यान से देखना जरा, 2 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ जरा, डाउट पूछने से पहले। चलो, तो ए पार्ट में मैं ले लेता हूं फोर्स ऑफ, 1 सेकंड। ए पार्ट में ले लेते हैं फोर्स, और बी पार्ट में मैं ले लेता हूं वर्क।
जहां वर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आप पूछो, डाउट क्या है? सर हाँ, अब स्टेप 2 दूसरी बार समझा सकते हो, नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। स्टेप 2 में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है बेटा, बस डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था ना हमने। पहले स्टेप में ओल्ड यूनिट लिखनी है, सेकंड स्टेप में उस ओल्ड यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, और तीसरी स्टेप में जो चेंज बोला गया है वो चेंज आपको कर देना है। सर क्लियर? अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी पता है तो स्टेप 1 की जरूरत है क्या? नहीं, फिर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सेकंड में करता हूं वर्क के लिए। जरा बताओ, वर्क के लिए ओल्ड यूनिट जैसे मैं बता देता हूं, ओल्ड इज जूल, ये बोल दिया जाए आपको, ओल्ड इज जूल। तो ओल्ड तो आपको पता है जूल, तो एक जूल होता क्या है? केजी एक मीटर जूल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी पुरानी यूनिट। कोई दिक्कत इसके अंदर? 4 जूल होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिख लूं, ठीक है ना, वर्क का पुराना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिलता है m l स्क्वायर t माइनस 2, या मैं इसे t माइनस 2 l स्क्वायर बाय t स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हुआ बेटा? चलो, ये स्टेप 1 था, ये था हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट, जो भी बोला गया है। तो अब आपको पता है कि m हो जाएगा 2m, l हो जाएगा 2l का होल स्क्वायर अपॉन, यहां हो जाएगा हमारा t स्क्वायर। तो 2t का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिला? यहां से मिला 2m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर। और ये क्या था हमारा? ये था जूल, याद करो, यही तो था पुराना जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 जूल। यानी कि जूल की यूनिट या वर्क की यूनिट भी क्या हो जाएगी? डबल। तो ध्यान से देखो, आपने सिर्फ क्या किया था, दुनिया में लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स को डबल किया। तो ऐसा करने से फोर्स की यूनिट पे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वर्क की यूनिट क्या हो गई? डबल हो गई। क्लियर है? यस सर। हाँ, सर वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें अपने 2 को एकदम का कट गया, क्योंकि 2 को डायरेक्टली उधर से थर्ड स्टेप में। क्या कह रहे हो? ये 2 कट जाता है ना? हाँ, अच्छा हाँ, तो मुझे लगा 2 कैसे मींस। नहीं, वो कैंसिल हो जाता। और कोई डाउट? जल्दी थोड़ा सा, थैंक। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो, अब खुद से ट्राई करो, ठीक है? आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। सर आज डीपीपी डिस्कस करेंगे क्या? डीपीपी बेटा कल एक्स्ट्रा क्लास लगेगी उसकी, और उसमें डिस्कशन होगा। ओके सर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर 10 मीटर, 100 kg and 20 second, find new unit of work if old unit is joule.
और वर्क का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से करो। डन। बढ़िया। सर आंसर बोलना है? नहीं अभी रुक जाओ जरा, मैं पूछ लूंगा किसी एक से। सर आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ चैट बॉक्स में चलो लिख दो। कौन लिख रहा है सबसे पहले? सर चैट बॉक्स चल नहीं रहा तो बोल दो। नहीं अभी मैं पूछ लूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो सबने एक ही आंसर दिया है, बहुत लोगों का आ गया है। बढ़िया। चलो तो क्या कर देंगे सिंपली, हमें पता है भाई कि वर्क MLT इसके माइनस 1 जूल MS जो है स्क्वायर। वो है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो डायमेंशन है वो आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2, यानी कि m, बस करो भाई, फोन वाइब्रेट कर करके आ गया, सबका आ गया, बाय टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास यूनिट। अब क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है सीधे। तो बस आपको क्या करना होगा, मास की जगह कर दिया गया है 100 टाइम्स, तो 100 m, इंटू लेंथ की जगह कर दिया गया है 10 टाइम्स, तो 10l, अपॉन टाइम की जगह कर दिया गया है 20 टाइम्स t का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया 10,000/400, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 25 इंटू ml/t-2, ml/t-2, ये मिल गया हमें 25 जूल, यानी वर्क की नई यूनिट जो है वो है 25 जूल। क्लियर है? क्या यस। किसी को मुश्किल लग रहा है? ये एकदम हलवा चीज है, कुछ खास नहीं है। मेन चीज है फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन लिख लिया तो खत्म है फिर, है ना। हाँ सर। तो एक ढंग का क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा। तो बोला गया है इफ यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी याद रखा करो हमेशा, एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, इस बार क्या चेंज किया गया है ये आपसे पूछा गया है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ है वो आपको दे दिया गया है। सर मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अगर आपको सिर्फ आपको नहीं दिख रही बेटा, तो कहीं आपकी तरफ से एरर है, आप एक बार रीजॉइन करके देखो। हाँ सर दिख गया, अब दिख गया। ठीक है, थोड़ा नेट का इशू होगा। यस सर।
सर आंसर आ गया। आ गया आंसर। आ गया? चलो बताओ। बोलूं? हाँ बोलो। सर जो 20 लेंथ होगी वो 10 टाइम्स हो जाएगी, मास 8 टाइम्स और टाइम 2 टाइम्स। बढ़िया। सर बाकी लोगों लेंथ का मास और सर टाइम नहीं में आया, एक्सचेंज नहीं हो जाए फ्रैक्शन में आ प्लस। चलो देख लेते हैं एक बार। सर तो मास 5 फोर्स होगा। देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? एम एल टी माइनस 2, है ना। एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एनर्जी का एम L2 हाफ एम वी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हाँ और फाइनली वेलोसिटी इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें कोई कष्ट? मैं मान लेता हूं यही नए यूनिट्स आपको दिए गए हैं। बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है आपको? इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 20 न्यूटन। सही है कि नहीं? सिमिलरली इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 200 जूल और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार क्वेश्चन उल्टा है। हमसे वो बदलाव पूछे गए हैं और उनके इफेक्ट दिए गए हैं। ऑब्वियसली 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन दे दी गई हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से इन्हें सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 2/1 कर दूं तो देखो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एल मिलेगा कि नहीं? हाँ एल मिलेगा। सर या तो 2/1 करने से एल ये मिलेगा और मेरे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो क्योंकि ये लेंथ है तो आंसर क्या आ गया हमारा? 10 मीटर। बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो लिखा था वो मैंने लिख दिया, उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? मतलब है एम क्या? एल और टी की वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट के है, उसको वेरिएबल्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं ना, ए बी हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। इसको पुट कर दूंगा मैं सर 3 के मैंने अंदर। सब्स्टिट्यूट करके किया था। वही कर रहे हूँ, मैं भी वही करूंगा। अब 3 में पुट कर दो जैसे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 इज इक्वल टू 10 टी की पावर -1। तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो ये यूनिट आ गई किसकी? टाइम की। और 2 आ गई तो तीसरी अपने आसानी से निकाल ही सकते हैं। मास की यूनिट क्या आ जाएगी? 8। इसी भी एक में रख दो। तो फोर्स जैसे कि 20 अपॉन लेंथ यानी कि 10 और टी की -2 4 यानी कि 8 kg। समझ आया? तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था, इसमें आपको क्या क्या बदलाव किए दिए नहीं गए थे, उनके इफेक्ट बताए गए थे। मैंने जो दिया गया था वो लिख लिया और ऑब्वियसली ई की वैल्यू यहाँ 200 जूल ही आने वाली थी, मैंने सॉल्व कर लिया। सर एक बार फिर से समझा। बेटा तीनों का डायमेंशन लिखना था, फिर आपको जो एफ का यूनिट है, जो नया यूनिट चेंज करने के बाद हम यहाँ पे चेंजेस ही तो करते थे, वो उन्होंने कहा है 20 न्यूटन के इक्वल आया है। इसका नया यूनिट 200 जूल आया है और इसका 5 मीटर पर सेकंड आया है। तो 3 आपके पास अननोन है कि m की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, l की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और t की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। वरना तो ये 1 न्यूटन आना चाहिए था ना ये। अरे समझ रहे हो? ml t-2 की वैल्यू तो 1 न्यूटन होनी चाहिए थी, पर वो 20 न्यूटन है। यानी ये m जो है ये 1 मीटर नहीं है, ये कुछ और है। मास सॉरी 1 kg नहीं है, ये कुछ और है। लेंथ 1 मीटर नहीं है, कुछ और है। तो वो क्या है उसने क्या, उसे निकालने के लिए 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिवाइड कर करके सॉल्व कर लिया। आपका जैसा मन करे वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है ना? यस तो सर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ पुरानी यूनिट से पुराना डायमेंशन लिख लो, उस डायमेंशन में जो चेंजेस बोले गए हैं वो चेंजेस कर दो और फाइनली अपना आंसर लिख दो। क्लियर है? यस यस सर। बढ़िया। अब चलते हैं अगले पोर्शन के ऊपर। ये हमारा यूनिट्स खत्म हुआ है। यूनिट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब देख लिए हैं। आगे इस चैप्टर का पार्ट है मेजरमेंट एंड एरर। तो अभी आपको सिर्फ ये पता लगा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं? किसी क्वांटिटी को मेजर करने वाले हैं। तो मेजर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर विद
a standard fixed quantity called unit। तो जो आपने यूनिट डिसाइड की है उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उस प्रोसेस को क्या करा जाता है, उस कंपेयर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक रॉड है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, जो 20 मीटर की है, तो वो 20 गुना बड़ी है स्टैंडर्ड जो आपने चूज किया है 1 मीटर उससे, है कि नहीं। अब मेजरमेंट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट हम कर सकते हैं लेंथ का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले मैं यही ले रहा हूं क्योंकि 3 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि है लेंथ, मास एंड टाइम। तो मान लो कि आप सबसे पहले चूज करते हो लेंथ, तो लेंथ का मेजरमेंट ऑब्वियसली एक ही टूल से नहीं किया जा सकता। जैसे आपके स्कूल में आप स्केल लेके जाते हो, उस स्केल से आप जनरली मेजरमेंट कर लेते हो, पर अगर आपसे बोला जाए कि भाई धरती से चंद्रमा की जो दूरी है उसे मेजर करो, तो अपनी स्केल लेके आप नहीं बैठोगे। या मैं बोलूँ दिल्ली से लेके बेंगलोर की दूरी क्या है, तो आप अपनी स्केल लेके नहीं बैठोगे 15 सेंटीमीटर की कि चलो नापना शुरू करते हैं, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमीटर मेजर करो, तो वो भी आप स्केल से मेजर करने चलोगे तो नहीं मेजर हो पाएगा। आपको ये समझ आता है कि सही यूनिट यूज करना बहुत जरूरी बात है। जैसे अब यहां से और सन तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो आप मीटर में निकालोगे तो बहुत बड़ी आएगी, इसलिए उसके लिए नई यूनिट यूज कर लेते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है कि नहीं। सिमिलरली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये डिपेंड करेगा, सबसे पहली चीज तो आप किस तरह का मेजरमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, कितना छोटा या कितना बड़ा मेजरमेंट करना चाह रहे हो। तो दिस कैन बी डन इन वेरियस मेथड्स। जैसे सबसे स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं वो हमारी मीटर स्केल है, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल को जनरली जो यूज किया जाता है, ठीक है ना, मीटर स्केल को जनरली 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर -3 मीटर की रेंज में मेजरमेंट अगर आपका है तो उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। समझ आ रही बात। जैसे जनरली रोड पे अगर आपको 100 मीटर की रोड बनानी है या कुछ 10 मीटर का मेजरमेंट करना है, तो आप मीटर स्केल यूज करते हो। मिनिमम आप कितना कर लेते हो, लगभग देख रहे हो आप कितना है, ये 1 मिलीमीटर। आपकी जो स्केल होगी, जो कि रेगुलर स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली, उसमें सबसे छोटा डिवीजन जो आता है इस तरह से रहता है ना, यहाँ 0 रहता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 लिखा होता है। तो सबसे छोटा मेजरमेंट जो आप कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, 1 मिलीमीटर कर सकते हो। उससे छोटा मेजरमेंट हमारी रेगुलर स्केल से कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो उससे छोटी चीज हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर। सर इसमें डाउट क्या आ गया भाई? नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा था कि वो 10 स्क्वायर जो मतलब 100 मीटर है, तो वो एक नॉर्मल एक लंबी सी स्केल होगी कि एक मेजरिंग टेप होगा? एक ऐसी स्केल होगी जिसमें कि लीस्ट काउंट अगर 1 मिलीमीटर है, सबसे छोटी वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो उसकी भी आप स्केल यूज कर सकते हो। जैसे मैं 10 मीटर वाली स्केल यूज कर लूं, समझ रहे हो, पर उसके अंदर तो लीस्ट फिर रीडिंग सेंटीमीटर में रहेगी। ओके, वैसे हाँ, तब ठीक है। ओके सर। ये कोई वो नहीं है, एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बस बताना चाह रहे हैं कि जो बड़ी रीडिंग होती है वो जनरली आप जो आंख से देख सकते हो अपने, उनको जनरली हम क्या कर लेते हैं, मीटर स्केल से ले लेते हैं। अब जैसे वर्नियर कैलिपर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, अप टू 10 की पावर -4 मीटर, यानी कि 0.1 mm तक आप इससे जो मेजर कर सकते हो उसका 10वां हिस्सा, यानी 1/10
भी वो मेजर कर सकता है, तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। यस सर। Similarly, तीसरा जो हमारे पास आता है, और छोटा कुछ मेजर करना है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। स्क्रू गेज जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अप टू 10⁻⁻5 मीटर तक मेजर कर सकता है, यानी 0.01 mm। बात समझ आ रही है? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। अब आम जीवन में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मीटर स्केल की। आपके पास इंच टेप होता है जनरली, या ये स्केल होती है बड़ी वाली, छोटी वाली 30 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, उनको आप यूज करते हो। पर अगर आप लैब में जाओगे, फिजिक्स लैब में जाओगे, और आपको एक छोटी सी बॉल दे दूं, या मैं एक वायर दे दूं, कॉपर का वायर, और बोलूं कि इस वायर का डायमीटर कितना है, तो उसको स्केल के पास में रख के और मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सही रीडिंग भी नहीं आती। तो उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया, वर्नियर कैलिपर। फिर और छोटी रीडिंग अगर चाहिए, उससे भी और छोटा वायर है, या फिर हमारे पास एक छोटी सी बॉल बेयरिंग है, बॉल छोटी सी मेटल की, बहुत छोटी, तो उसके लिए स्क्रू गेज यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में, वो हमें पता होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर सिर्फ ये 3 ही होते हैं कि इससे भी होते तो बेटा होते? हजारों हैं, पर 3 हमारे सिलेबस में। अच्छा ओके। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। अब ये तो हमने जो किया, ये हमने किया इंस्ट्रूमेंट के 3 नाम लिखे। अब कुछ मेथड्स भी हैं जिनसे कि आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो उनमें से 2 मेथड आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन दोनों को जरा हम ध्यान से देखना चाहते हैं। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात हो गई, यानी कि सन की अर्थ से दूरी हो गई, या मून की अर्थ से दूरी हो गई, काफी बड़ी डिस्टेंसेज हैं ये, ऑब्वियसली मीटर स्केल यहाँ काम नहीं करती है ना। तो इनको मेजर करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, जिनमें पहला मेथड लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जो हमें पढ़ना है वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स एक ऐसा फिनोमेना है जो आप सभी ने ऑब्जर्व किया है दिन रात। देखो अभी मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप सभी के पास पेन होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना? जिनको पता है वो लोग भी ट्राई करना, फालतू मत बैठो। तो पेन को लो और अपनी स्क्रीन के सामने किसी भी एक पॉइंट के सामने पेन को रख लो, और अपनी लेफ्ट आई को बंद रखना और राइट आई को ओपन रखना, और कोई भी स्क्रीन पे कोई भी एक लेटर जो मैंने लिखा है, या मैं चलो बोलता हूं, इस बॉक्स के ऊपर अपने पेन को अलाइन कर लो, यानी आपकी आंख और इस व्हाइट बॉक्स के बीच में आपका पेन आना चाहिए, और सिर्फ राइट आई से उसको देखो। तो ये बॉक्स छुप गया होगा पेन के पीछे सबका, यस सर। है ना? अब क्या करो, अपनी राइट आई को बंद करो और लेफ्ट आई को ओपन करो, दिख जाएगा। अगर आप राइट आई को बंद करते हो और लेफ्ट आई को ओपन करते हो, तो क्या आपको शिफ्ट दिखी पेन की? ऑब्वियसली अब आपको ये व्हाइट बॉक्स दिखने लग गया, आपको ये व्हाइट बॉक्स दिखने लग गया, है ना? सबका हुआ ही है? इसी को पैरेलैक्स, इसी को क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स बोला जाता है। अब ऑब्वियसली राइट आई से जब मैं देख रहा था तो ये बॉक्स पेन के पीछे आ रहा था, और लेफ्ट आई से मैंने देखा तो पेन मुझे थोड़ा सा साइड में दिख रहा है बॉक्स से, ठीक है ना? तो ऐसा करने पे जो डिस्टेंस आया है दोनों पोजीशन के बीच में, मैं ऑब्वियसली उसे मेजर कर सकता हूं, है कि नहीं? जितना भी आ रहा है छोटा सा डिस्टेंस, उससे आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो यही करते हैं हम, ठीक है ना? मान लो कि आप यहां से देख रहे थे और पहले पोजीशन आ रही थी कुछ यहां, और अब पोजीशन आती है कुछ यहां। समझ आई बात? तो ये आता है डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस। पहले अगर ऑब्जेक्ट यहां थी ए, तो अब यहां पहुंच गई ए डैश, और आप यहां से देख रहे थे एस। इनके बीच में कुछ एंगल आ जाता है थीटा, तो इस थीटा को बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल, या मैं कह सकता हूं पैरेलैक्टिक एंगल।
बात क्लियर हुई? ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे पता चल गई है, जैसे देखो ये x इज द known shift in position, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली d, और d मैं मान लेता हूं, तो d इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम s। तो यहां d काफी बड़ा होगा x से, ये हमें मान के चलना है, क्योंकि हम लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा मानो कि आप इसी मेथड से किसको देख रहे थे, सन को देख रहे थे। एक बार पेन के पीछे आपने सन को हाइड किया था, या मून को देख लो, सन देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। मून को देख रहे थे आपने, पेन के पीछे मून को हाइड किया था, फिर दूसरी आंख से देखा, ठीक है ना, तो फिर आपको मून दिखाया। समझ आए? तो ये शिफ्ट आपको पता लग गई है। तो अब क्या हम कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रुक जाओ यार जरा, डाउट की अभी कोई चीज नहीं है इसमें। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको मैंने एक मेथड बताया था, ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो आर्क लेंथ होती ये आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम ये कह देते हैं बिकॉज d इज लार्ज, तो द आर्क लेंथ AA dash is equal to distance AA dash। ये जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से है और जो आर्क से है उसको हम क्या मान लेते हैं, सेम, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, और जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है। समझ आई बात? तो ऐसा होने पे अब आप क्या लिख सकते हो कि थीटा की अगर यहां से बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि x, ये क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इनटू थीटा। तो यहां से d आप कैलकुलेट कर पाते हो, जो कि सिंपली क्या हो जाता है हमारे पास, x बाय थीटा। बस याद आपको क्या रखना है यहां पर कि थीटा को मैं किस यूनिट में रखूंगा, रेडियन। रेडियन। समझ आया? अब पूछिए अपना डाउट क्या है। सर वो आपने दो बार वो d ग्रेटर देन की साइन वो दो बार क्यों आई? इसका मतलब होता है बहुत जीवन में आगे देखोगे आप काफी यूज होगा ये। एक बार बड़ा लिखते हैं तो मतलब होता है बड़ा, पर दो बार बड़े एक ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं इसका मतलब बहुत बड़ा, नेग्लिजिबल है एक्स उसके कंपैरिजन में, यानी डी के सामने एक्स को जीरो ही मान सकते हो आप, इतना छोटा है। x टेंड्स टू 0। समझ आया? सर यस सर। हाँ सर अगर हमें एंगल कुछ 60 डिग्री या 90 डिग्री दे दिया तब हम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं? बेटा इतना बड़ा तो देगा ही नहीं, उसमें पैरेलैक्स मेथड यूज ही नहीं करते सर आप। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे, राइट एंगल थोड़ी बना रहे हैं। वही, क्योंकि इतना बड़ा मैं कह रहा हूं ना, पैरेलैक्स मेथड यूज होगा ही नहीं उस केस में। एंगल हमेशा छोटा होना चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, ये पूरे फिजिक्स में काम आएगा। थीटा एंगल, थीटा इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो जाता है थीटा इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। जब तक आपका एंगल 10 डिग्री से छोटा आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो आप उसे स्मॉल मानते हो, ठीक है ना, जनरली। क्लियर है? सर तो इससे डायमीटर भी निकाल सकते हैं ना? हाँ अभी निकालेंगे ना। सर तो अगर एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है तब भी हम ये मेथड तो यूज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। तब आपको आर्क की लेंथ मिलती है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं मिलती है ना। उससे आपको आर्क की लेंथ मिलेगी, ये डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो? अगर थीटा बड़ा है तो। अरे बोलो हाँ, जबरदस्ती दुखी हो रहे हो। सर यस सर। ठीक है, अदर यूनिट्स में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कन्वर्जन याद रखने हैं। जैसे कि 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है भाई? पाई बाय 180। पाई बाय 180 याद रखना सभी लोग, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है ना। पाई बाय 180। कुछ और यूनिट्स भी यूज कर लेते हैं हम, जैसे कि बोला जाता है 1 मिनट, 60 डिग्री, ठीक है ना।
1/60 डिग्री। लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर एक डैश लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आता है 1/60 डिग्री, या इस तरह से याद रख लो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। समझ आया? हाँ सर। सिमिलरली 1 मिनट 60 सेकेंड्स, आपको पता है 60 सेकेंड, तो इसे इस तरह से लिख देते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डबल प्राइम अगर आप लगा दो तो वो सेकेंड हो जाता है। समझ आया? तो जो कन्वर्जन आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1 डिग्री जो है ये इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन, ये इक्वल होता है 1/60 मिनट, सॉरी 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट होता है ना? 60 मिनट प्राइम। ये इक्वल होता है किसके? 100 सेकेंड, 3600 सेकेंड। सर और अगर आवर लिखना हो तो आवर देते नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है, मैंने फिर कहा आपसे, ठीक है ना। तो 60 मिनट इस तरह से ही रहेगा, आपका मिनट्स में ही रहेगा जनरली। आर मतलब 1 डिग्री हो जाएगा ना? हाँ 60 मिनट 1 आवर ही तो हो जाता है। 1 डिग्री, हाँ मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो सर वो Clear तो हुआ बड़ा क्या? होता, इतना बड़ा थोड़ी नहीं। 1 डिग्री तो आ रहा है ना बेटा। हाँ सर, तो 1 डिग्री बड़ा ही हुआ ना थीटा के 1 डिग्री कंपैरिजन में। कहाँ बड़ा हुआ? 10 डिग्री तक अलाउड है ना बेटा। अच्छा हाँ वो। चलो, सबको ये समझ आया कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? यस सर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा इसमें यूज कर लेते हैं टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, तो उसमें भी कोई खास चीज नहीं है, इसका बस एप्लीकेशन टाइप है वो। देखो कैसे, मान लो आपके पास कोई प्लैनेट है इस तरह से, ठीक है ना, और आप यहां से देख रहे हो, ऑब्वियसली बहुत दूर से देख रहे हो आप। तो आप एक एंड को जब देखते हो तो कुछ इस तरह से आएगा, और दूसरे एंड को जब देखते हो तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो गया आपका डायमीटर। तो x मान लेते हैं डायमीटर है, थीटा आपका पैरेलैक्टिक एंगल है, ये डिस्टेंस d है। फिर से आप बहुत दूर से देख रहे हो, आपको पता है d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू d थीटा। सेम मेथड से। तो करना कुछ नहीं है, हमेशा जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से एक ट्रायंगल बनेगा और आप क्या कर सकते हो, ये रिलेशन यूज कर सकते हो। सर इससे तो अर्थ का भी निकल सकता है ना डायमीटर। क्या निकल सकता है? अर्थ का भी डायमीटर निकल सकता है ना। हाँ अगर आप कहीं और से देखो तो, या अर्थ के दो कोनों पे जाके, अर्थ के एक दो, नॉर्थ पोल पर एक हाँ, और एक साउथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो लोग दुखी हैं वो थोड़ा भी खुश हो। ऊपर करो ना। दो साइंटिस्ट इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उन्हें डी कैसे, डी की वैल्यू कैसे मिलती है? क्या हो गया सर? हाँ मतलब साइंटिस्ट ऐसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उनको डी की वैल्यू कहाँ से मिलती है? डी की वैल्यू तो निकालनी है हमें। अरे हाँ मतलब एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू तो स्केल से दिख जाएगी बड़े आसानी से। अभी आपने एक आंख बंद करके इस पॉइंट पे मार्क किया और दूसरी आंख ओपन करके दूसरे पॉइंट पे मार्क बना लो और उनको स्केल से नाप लो। और ये एंगल तो आप देख ही सकते हो। घर से बना सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं। सर एंगल कैसे पता चलेगा? एंगल तो यार बड़ी आसानी से पता चल जाएगा ना, ये डिस्टेंस है, आपको मेजर कर लो यहाँ पे पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है तो एंगल हमको ऑलरेडी गिवन होना पड़ेगा ना। हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा, पर वैसे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना।
सर बताओ कैसे? अरे यार कैसे लैब में करेंगे? एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, तो बताओ कैसे, ये क्या होता है? ये पॉइंट हाँ। है, इसके ऊपर एक पेन टिका लो और दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए पेन घुमाओगे नहीं, पीछे वाले एंड को फिक्स रखते हुए। अगर मैंने पीछे वाले एंड को फिक्स रखते हुए, जरा पेन अपना पीछे वाले एंड से फिक्स रखना और इसके ऊपर टिका लो, और ओके। यहां से इस पॉइंट पे लेके जाओगे तो कितना एंगल घूमे ये मेजर नहीं कर पाओगे। हाँ वो तो वो उससे प्रोटेक्टर से ही आ जाएगा। ठीक है सर। तो और क्या, बाकी ऐसे थोड़ी है कि अपने कोई बताएगा थोड़ी, हमें करना ही पड़ता है सब। ठीक है, सर ये d is greater than x इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डी बहुत बड़ा है बेटा एक्स से, अच्छा एक्स उसके सामने नेग्लिजिबल है। सर सर प्लैनेट्स के बीच में जो थीटा होता है वो कैसे, मतलब ऐसे जो पॉइंट है वहां का थीटा कैसे पता चलता है? कौन सा बेटा? यहाँ पर जो आपने फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाया प्लैनेट से हाँ देखोगे हाँ तो थीटा हाँ। कैसे पता चलता है? आप अपना टेलीस्कोप ना इसके लेफ्ट वाले एंड की तरफ पॉइंट करके रखना, प्लेनेट के, ठीक है ना, कि हाँ। आपको जस्ट इसका लेफ्ट वाला एंड दिख रहा हो। कर सकते हैं ऐसा ओके। जूम करके, हाँ वो तो और फिर एकदम घुमा के अपने टेलीस्कोप को राइट वाला एंड देखना सिर्फ प्लेनेट का, तो आपका ओके। टेलीस्कोप कितने एंगल घुमा वो आप देख पाओगे ना। हाँ सर। ठीक है सर फिजिक्स लैब में ऐसे टेलीस्कोप होते हैं? बेटा ये तो कोई भी टेलीस्कोप काम कर जाएगा, आप खुद भी अपनी खिड़की से कर सकते हो ये चीजें। दूर का कोई बहुत दूर का पेड़ हो उसको देख के ये चीज आप कर सकते हो, डिस्टेंस पता करने के लिए। बाइनोकुलर से हो जाएगा? यार बाइनोकुलर से भी हो जाएगा, मेनली तुम्हें बस वो डिस्टेंस पता करना है कितना शिफ्ट हुआ। ओके। ठीक है चलो, अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि बोला गया है, तो अ मैन स्टैंड्स एट पॉइंट ए, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ अ टावर, इन फ्रंट ऑफ अ टावर, ठीक है, टावर सी, ठीक है ना, ही वॉक्स 100 मीटर perpendicular to AC to reach point B, ठीक है ना, the shift in position of C is, मान लो कि हमें दे दिया गया है शिफ्ट, अगर मैं ले लेता हूं कुछ मान लो 9 डिग्री, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम मैन। ट्राई करो जरा। मैम वो सर वो डिस्टेंस एक अच्छा ये तो मैं, निकालने के चलो लिए मैं एक करके बताने वाला था, मैं भूल गया, ये तो मैं करके एक बताने वाला हूँ। ये टावर है सी, ठीक है ना, और
आदमी उसी के सामने एकदम खड़ा हुआ है, तो आदमी मान लेते हैं यहाँ खड़ा हुआ है ए पे। सभी लोग देखो, सॉल्व नहीं करना है आपको। सर 10 ठीक है, पाई बाय 9। एक सेकंड, सामने खड़ा हुआ है। अब वो क्या करता है, उसके परपेंडिकुलर मूव करता है बी पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस है 100 मीटर। और यहाँ से जब वो देखता है सी को, तो उससे दिखता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भाई कितनी, 9 डिग्री। तो क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रही होगी, तो ये दोनों वैल्यूज लगभग क्या आ जाएंगी, इक्वल। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली, वरना आप इस तरह से नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस डी होगी, या जो डिस्टेंस एक्स है, ये होना चाहिए डी थीटा। एक्स आपको दिया गया है 100 मीटर, ये होना चाहिए डी इंटू थीटा है हमारा 9 डिग्री, उसे रेडियन में बदलेंगे तो 9 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 90। डी की वैल्यू जो आपको मिलेगी, मिल जाएगी कितनी, 2000 बाय पाई मीटर शायद, है ना? ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी एंगल छोटा दिया जाए तो आप ये अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। कोई डाउट? नहीं सर। चलो, बहुत ही सिंपल सर है। आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे, एक सेकंड प्लीज। बेटा कॉपी करने पे ध्यान मत दो प्लीज। अगर आप कॉपी करोगे, आप पूरे 2 साल कॉपी ही करते रहोगे। आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सिर्फ आलस है जो आपको ऑन द स्पॉट कॉपी करने के लिए मजबूर करता है। आप दोबारा नोट्स खोल के देखना भी नहीं चाहते। आप जानते हो क्लास के एंड में मैं पीडीएफ दूंगा, तब भी जो मिस हुआ है आप लिख सकते हो, पर आपको अभी छापना है ताकि दोबारा खोल के ना देखना पड़े, है ना? तो ये चीज टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम वेस्ट होता है क्लास के बाद वापस। चलो मैं देखूंगा लेकिन कितने बाद लोगों में का टाइम लिखना सेव पड़ता है ना, होता है। मतलब क्विक रिवीजन में इतना टाइम नहीं जाता, फिर लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और सही क्लास है, के साथ सही है, सही। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, खैर ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। नहीं सर, आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो। नहीं नहीं यार, मैं तो कहाँ, मैं तो अभी शुरू ही किया यार था। हम तो अभी 1-2 महीने ही हुए हमें तो। अरे नहीं नहीं नहीं, पर ज्ञान की कमी तो नहीं है ना, पर इसका मतलब तो, अरे कोई बट बात हम न्यूमेरिकल को तो सिर्फ समझ सकते हैं, तो मींस अब उसको कॉपी करना थोड़ी ना जरूरी है। अरे पता नहीं भाई, हो जाए तो बताना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे सर आप वेट क्यों आप कर रहे बढ़िए हो? ना, क्यों सर वो तो साथ साथ लिख के जाते सर हैं। आप बढ़िया, हम लिख लेंगे। वो तो सर स्पीड पर आ जाएंगे लिखने। हो गया सर ये डायग्राम बनाना जरूरी है, हम सीधा सर कब का होगा? बेटा, अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो तो और अच्छी बात है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला से वही ना। बिल्कुल, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, सॉल्व करना आना चाहिए बस हमें, ठीक है ना? हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना जल्दी, जितने शॉर्ट मेथड से हम आंसर लिख पाएंगे वो बेटर रहेगा, है ना? हाँ, बोर्ड में आपको बनाना पड़ेगा, बोर्ड में आपको बनाना पड़ेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन सुनो। द मून इज ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite points on earth, ठीक है ना? A and B, the angle subtended at moon by two direction of observation is 1 degree and 54 minutes, ठीक है? यहाँ पे आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ अर्थ ये है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर,
सर आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ मून। बेटा क्वेश्चन ही तो लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हाँ बोलो। सर डायमीटर ऑफ अर्थ थोड़ी जो दो अपोजिट पॉइंट्स है उनके बीच का होना चाहिए ना डायमीटर। हैं? सर वो डायमीटिकली अपोजिट पॉइंट से तो डायमीटर ही होगा ना अर्थ का। नहीं समझे भाई? सर ये इमेजिन नहीं कर पाया जो बन रहा है डायग्राम। सर नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ ए एंड बी साउथ नॉर्थ पोल हो जाएंगे फिर। हाँ वही है वो। बोला तो है क्वेश्चन में, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। कोई से भी ले लो पॉइंट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होने चाहिए। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब डायमीटर के दो एंड्स। और सर एक्स इतना बड़ा होगा तो फिर तो डिस्टेंस और बड़ी होगी। लाइट बड़ा तो रिलेटिव क्वांटिटी है ना बेटा। हाँ अब मैं आपसे बोलूं कि 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं क्या, तो हो सकता है आपको ज्यादा लगे, हो सकता है किसी को बहुत कम लगे, वो तो रिलेटिव बात है। तो डिस्टेंस और बड़ी होगी बहुत। सर वो पावर मिनट्स में जब वो रेडियन में करेंगे तो हम दोनों का एडिशन ही होगा ना। हाँ अब ये टोटल क्या लिखा है आपका, 1 डिग्री 54 मिनट है, तो उसको टोटल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाँ तो मतलब वो 54 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 से ऐड ही करना है ना उसे। 1 से ऐड नहीं करना है। हाँ मतलब उसको या तो पूरे को या तो सेकंड मिनट में कर लो या पूरे को डिग्री में कर लो। हाँ और सर फिर वही बात। कन्वर्ट कर दो। हाँ तो कल की क्लास जो होगी ना उसमें थोड़ा पढ़ेंगे भी हम, ठीक है, क्योंकि आज उतना हो नहीं पाया। तो एक घंटे की पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे अपन, है ना। सर जितना लेना है ले लीजिएगा। सर कितने बजे फाइनल हुआ था? 10:30? 12:30। कुछ लोगों का स्कूल था सुबह इसलिए। ओके सर। 12:30 में ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज। आया क्या भाई? हाँ सर आ गया। सर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन आ गया। D is equal to x to theta, x is equal to d into theta। चलो बढ़िया। तो देखो मून ये है, ये आपका डायमीटर हो गया। तो एक ये यहां से देख रहे हो आप तो ये कोई पॉइंट होगा ए, एक ये यहां से देख रहे हो आप तो ये कोई पॉइंट होगा बी, और ये एंगल उन्होंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो थीटा ही निकाल लेते हैं। ये 1 डिग्री 54 मिनट आपको बताया गया। तो 1 डिग्री को क्या कह सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। तो ये हो गया 60 + 54 मिनट, 4 मिनट। तो टोटल मिनट हो गए 114 मिनट, है ना। बस अब आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस मान लो x है, ये d है, तो आपको पता है x होता है d थीटा। आपको d निकालना है, तो x/थीटा। x डायमीटर दिया गया 1.276 × 10⁻⁷ बाय थीटा। थीटा है आपका 114 मिनट। उसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा हमें, सॉरी उसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, into 180/π। बिल्कुल, इनटू क्या कर दूंगा मैं 180/π। और डिवाइडेड बाय 60 भी तो होगा ना कितने मिनट में। 180 into 60 होगा ना। ये रिलेशन है ना हमारे पास, इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो इसे मिनट को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो इनटू π/60 180 × 60 है ना, इनटू 60 करना पड़ेगा। ये सर करना 180 पड़ेगा 60 into 1.276 into 10⁻⁷ by जो नीचे है 114। तो ये d आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो। मुझे आंसर दिख रहा है सीधे, तो 8 मीटर। क्या तो फिर मतलब पाई को वो 4/10 ही कर सकते हैं ना, 1/2 1.2 पाई को आप by pi को 3.14 लेना होता है या 22/7 लेना। 4/10।
सर क्लियर हुआ? आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया? क्या ट्रिक क्या लगा? डायरेक्ट कैसे कर लिया? ट्रिक क्या लगा? पहले से कर रखा था, डायरेक्ट कैसे कर लें? तो आपको याद था इसलिए हो गया। याद नहीं है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर मैंने पहले ही आपसे क्या कहा था कि इस चैप्टर में ज्यादातर आपको बस क्या करना है, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, वही बहुत है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कोई बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ी है, पर ये है कि बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये वही करा दिए। सर आपने तो बोला था एनसीईआरटी मत पढ़ो फिजिक्स। बेटा मैंने नहीं बोला अभी भी पढ़ने को आपसे, मैंने बोला क्या? इस चैप्टर के लिए मैंने कहा था कि जो थ्योरी है, जो कुछ है, बेसिकली एनसीईआरटी का ही है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर मैं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा पढ़ो। मैंने कहा था काइनेमेटिक्स से फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो काइनेमेटिक्स से माना करो, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स से पहले जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सब बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। जब से काइनेमेटिक्स आएगा तब से असली फिजिक्स स्टार्ट होगी। हाँ सर आप सर। थियरी पढ़ा रहे हो तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है अलग से? वही है, कुछ लोग बस ज्यादा टाइम में पढ़ सकते हैं। अरे नहीं सर, नहीं पढ़ो। पैरेलैक्स मेथड मतलब क्लियर सिर्फ होगा क्या? क्वेश्चंस अच्छे से कर ले तो मींस प्रैक्टिस, बस अगर आप और क्या, थियरी करवा रहे हो तो। बस। अब क्वेश्चन इसमें है, जैसे आप चाहो तो एनसीईआरटी इसके क्या मॉड्यूल अगर आपके पास है, मेरे पास क्या मॉड्यूल नहीं है ना। अब मैं रैंडम डेटा दे दूंगा तो कैलकुलेट करने में अपन को दिक्कत होगी, दिक्कत तो वैसे यहाँ भी होगी, पर ये ठीक है, आंसर पहले से पता है तो जल्दी हो जाता है, तो एनसीईआरटी से दे दिए इसके क्वेश्चन। बाकी किसी के आप देखोगे और किसी चैप्टर के मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं देने वाला, है ना। खैर, तो ये हो गया आपका पैरेलैक्स मेथड। किसी को कोई डाउट है? बस एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू डी थीटा। ट्राइंगल बना लेना है क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़ के, और फिर x इज इक्वल टू डी थीटा यूज कर लेना है। कोई समस्या किसी को? नहीं सर। सर जो कल की क्लास होगी उसमें ये पढ़ाओगे क्या? क्या जो कल की क्लास है उसमें? उसमें क्या ये चैप्टर? हाँ मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ओके ठीक है ना। अगला है टू एस्टिमेट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। देखो बात मैं आपको बताता हूँ, जेई मेंस या एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेंस में चांस है, हो सकता है मतलब कि पैरेलैक्स मेथड से आ जाए, एडवांस में नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। एडवांस में क्वेश्चन आता है वो हमेशा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से आता है। जो तीन हमने इंस्ट्रूमेंट लिखे थे उनमें से एक तो मीटर स्केल था जो कि ऑब्वियस है, बाकी दो नए इंस्ट्रूमेंट के नाम सुने होंगे आपने, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो उन पे आपको मेनली ध्यान देना है। बाकी ये जो दो मेथड है ना, लॉन्ग डिस्टेंस वाले और शॉर्ट डिस्टेंस वाले, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हैं। मेंस एनसीईआरटी से बाहर कभी जाते ही नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगता भी नहीं है, तो ये मेंस में आते हैं। अब क्या है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम करेंगे, ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। अगला है जैसे टू एस्टिमेट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, यानी कि मॉलिक्यूलर साइज अगर आपको पता करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि हम क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि सबसे छोटा जो हमने देखा इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज था, वो मेजर कर पा रहा था 10⁻⁵ तक, लेकिन अब आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका साइज तो 10⁻⁸ और 10⁻⁻10 होता है, तो वो तो बहुत ही छोटे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल को पकड़ो, अपने इंस्ट्रूमेंट में फंसाओ और रीडिंग ले लो, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता ना, मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है, वो हद से ज्यादा छोटा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्या करते हैं, किसी को कोई आइडिया है? मॉलिक्यूल की एक शीट ले लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसकी हम यूज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। तो जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं आपके पास, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा सोच के देखो, क्या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी मॉलिक्यूल को देख पाएगा? नहीं, अनलेस कि मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो, ये भी नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये यूज किए जाते हैं बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए, हाँ सही बात है, जो कि स्क्रू गेज से ज्यादा छोटी होंगी, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल को नहीं देख पाते।
तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करते हैं, मेथड यूज कर लेते हैं टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, डायमीटर या साइज बोल सकते हैं इसे, ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम क्या करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। आप उसका एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो, उसकी एक पतली सी लेयर क्रिएट करते हो। अब ऐसा सोच के देखो कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, और मैंने इतनी पतली लेयर इसके ऊपर बना दी, इतनी पतली लेयर इसके ऊपर बना दी कि उस लेयर के अंदर सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल ही फिट हो पाया, यानी इस तरह से सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल ही फिट हो पाया। तो क्या जो थिकनेस ऑफ लेयर होगी उसी को मैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल कह सकता हूं? यस सर। हाँ सर, मान लेते हैं टी Yes, है, sir. टी जो आपने लिया है यह है थिकनेस ऑफ लेयर, थिकनेस ऑफ लेयर, यही कहलाता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हर एक के लिए अलग रहता है सिस्टम, किसके लिए कितना डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाए। बस मैं एक चीज कह सकता हूं कि मान लो ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन था, इसकी वॉल्यूम जो आपने यूज की है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन यूज्ड, ये है आपकी V नॉट, ठीक है ना। और जो एरिया है, एरिया ऑफ सरफेस, ये है A नॉट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो थिकनेस कितनी होगी? अरे बोलो। ये जो सॉल्यूशन मैंने पानी के ऊपर बिछाया है, इसकी V वॉल्यूम नॉट है अपॉन A V नॉट, नॉट और एरिया है A नॉट, तो थिकनेस कितनी होगी? V by A क्या नॉट V नॉट बाई A नॉट लिख सकते हैं? V नॉट बाय A नॉट। बस यही हम यूज करते हैं, यही हम यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल ले लिया जाता है ओलिक एसिड का, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लो हमारे पास ओलिक एसिड है, तो इसका हमने क्या किया, मिक्स किया 1 सेंटीमीटर क्यूब इन 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। केमिस्ट्री जैसा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को मिक्स किया 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, ml यानी कि, तो आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का मिल गया कि नहीं? क्लियर है? Yes sir. अब इसमें से क्या किया हमने, एक बूंद ली, टेक 1 ड्रॉप, ठीक है ना। या इसमें से इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं मैं, एक ड्रॉप ना लेके, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन and again mix with 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं ओलिक एसिड का। डाइल्यूट करने से क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? जो ऊपर की लेयर थिकनेस कम होगी, वो कम हो जाएगी। ड्यू टू थिकनेस डाइल्यूशन, कम हो जाएगी। ड्यू टू डाइल्यूशन, Concentration का बिल्कुल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब घटते चले जाएंगे, है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब घटते जाएंगे। वही मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं एक पतली सी लेयर क्रिएट करना, है कि नहीं? बस, तो अब आप ये कह सकते हो कि अब इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ओलिक एसिड कितनी होगी? 1/20 का 1/20, है कि नहीं? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड होगा। 1/4. अरे समझ आया? क्योंकि पहले 1/20th पार्ट था, अब उसका भी 1/20th पार्ट ले लिया, तो 1/400th पार्ट हो गया।
तो आपने क्या कर लिया, बेसिकली काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया। समझ आया? अब अगली चीज हम क्या कर लेते हैं, यूज n drops to create a layer over water surface, over water surface, वाटर की सरफेस के ऊपर क्रिएट करने के लिए लेयर हमने n ड्रॉप्स यूज की हैं। ठीक है ना? तो सीधी सी बात हो गई कि आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन जो हमने यूज किया है उसे मैं कह सकता हूं NV, V जहां है वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है कि नहीं? ठीक है ना? तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितनी होगी, अरे बोलो, क्या मैं कह सकता हूँ 1/20 इंटू 1/20 ऑफ NV, ये होगी कि नहीं होगी? अब इसे क्या करा जाता है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम एल्कोहल evaporates और आपके पास सिर्फ लेयर किसकी रह जाती है, ओलिक एसिड की। समझ आए? तो फाइनली आप जो थिकनेस कैलकुलेट करते हो, थिकनेस वो सिंपली क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड बाय सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, सरफेस एरिया ऑफ फिल्म। सर सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते लेकिन हम? बेटा जिस टब में आपने इसको बिछाया है ना, समझ आ रहा है? हाँ। उस टब का जो एरिया होगा उसी को ले सकते हैं, या फिर क्या किया जाता है, कुछ पाउडर आते हैं, ठीक है ना, स्पेशल पाउडर होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम पाउडर है, उसको आप वाटर के ऊपर क्या करते हो, छिड़क देते हो। तो जब आप ऊपर से ड्रॉप गिराओगे तो उतना ही रीजन आपको गीला दिखेगा सिर्फ, जिसमें कि ओलिक एसिड का सॉल्यूशन आपने गिराया होगा, तो उसका एरिया जो है आप वो एरिया ले लेते हो। समझ आ रहा है? ओके। ये देखो, ये कोई जनरल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/20 पार्ट आपने ले लिया तो ये ओलिक एसिड के लिए काम कर गया। किसी और के लिए हो सकता है कोई और कंसेंट्रेशन काम करे। पूरा मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि जनरली हमें करना क्या है। ध्यान से वापस से शुरुआत से सुनो। जिसके भी मॉलिक्यूल्स का साइज आपको कैलकुलेट करना है, आप उसका एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो। समझ आई बात? बार बार उसे डाइल्यूट करके जब आपको लगता है कि सफिशिएंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया है, अब हमें कैसे पता लगेगा सफिशिएंटली डाइल्यूट हो गया है? तो इसके लिए भाई वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, तो वही हमें थोड़ा अंदाजा दे पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा, जैसे यहाँ बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को 19 सेंटीमीटर क्यूब में मिक्स किया और फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब को 19 सेंटीमीटर क्यूब में मिक्स किया, तो इस तरह से आपको कुछ बताया जाएगा। आपने एक बार डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया, फिर आप क्या करते हो, उसकी कुछ ड्रॉप्स अपने वाटर के ऊपर डालते हो, जिससे एक पतली सी लेयर बन जाती है। कुछ समय के लिए छोड़ते हो, अल्कोहल उड़ जाता है, अब सिर्फ क्या बचते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बचते हैं। तो जितना एरिया आपने जिसके ऊपर की स्प्रिंकल किया है अपना लिक्विड, वो आपको दिख जाता है। कितनी वॉल्यूम ओलिक एसिड या जो भी सॉल्यूशन आपने लिया है उसकी थी, वो आपको पता लग जाता है। वहां से आप थिकनेस कैलकुलेट कर लेते हो। समझ आया? तो लाइव एक्सपेरिमेंट करना भी मिलता है? हाँ, ये सब लैब में आप करते हैं, लोग करते हैं, अब आप नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर आपका स्कूल काफी ज्यादा फैंसी है तो आप कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि लैब के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, है ना। पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो क्लियर हुआ क्या? सर सर हाँ सर बोलो। सर हमने NV लिया तो V वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप गिवन होगा? हाँ बिल्कुल गिवन होगा, हमें कैसे पता चलेगा वरना। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप आपको गिवन रहेगा। सेंटीमीटर क्यूब वाला नहीं, 1 सेंटीमीटर सर ये अल्कोहल तो उड़ जाता है, वॉल्यूम कम नहीं होगा? किसका?
इसलिए तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड पहले ही निकाल लिया ना बेटा, ये तो सिर्फ ओलिक एसिड का वॉल्यूम है ना, 1/20 1/20 करके टोटल सॉल्यूशन का तो इतना था ना, मैंने इससे थोड़ी डिवाइड किया है एरिया को, मैंने तो सिर्फ ओलिक एसिड का जो था उससे डिवाइड किया है। ओके क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सेम मॉलिक्यूल की साइज एक्यूरेट आती है या कभी अप्रोक्सीमेट बेटा आ सकती दुनिया में एक्यूरेट तो कभी कोई रीडिंग आ ही नहीं सकती, तो ठीक है ना, 100% एक्यूरेट दुनिया में कोई रीडिंग नहीं आ सकती, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो। ये भी हम सीखेंगे एरर पार्ट के अंदर, ठीक है। सर मतलब थर्मोमीटर में रीडिंग एक्यूरेट नहीं है? नहीं, किसी में भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ उसका, जैसे देखो अब मैंने तो बोल दिया है, अब आपका आप कुछ भी बोलो मेरा आंसर नहीं बदलेगा, एक्यूरेट नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये हाँ देखो सर, मुझे ये बता दो कि ये लेंथ कितनी है जो मैंने ड्रॉ की है, मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है, कितनी लेंथ होगी? 0.2। श्योर हो? 0.19 या 1900 कुछ होगा। 9 भी हो सकता है सर, नहीं है एक्यूरेट। 0.21 भी हो सकता है। बस 0.2 मैं नहीं बोला ना, आपको नहीं पता चलता कभी भी, एक्यूरेट आप बता ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। सर यही तो एरर खास ले तो एरर फाइंड करके कितना हो सकता है? एरर आप उतनी फाइंड कर पाओगे जितना आपका इंस्ट्रूमेंट अलाउ करेगा फाइंड करना। सीखेंगे हम, परेशान क्यों हो जाते हो, आराम से, जब चीज आएगी तब देख लेंगे। अभी तो बस मैं आपको क्या बता रहा था, दो मेथड लेंथ मेजर करने के, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अगली क्लास में मैं ओलिक एसिड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। मेनली पैरेलैक्स मेथड मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना, और ओलिक एसिड वाला भी इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोसेस ध्यान रखना कि करना कुछ नहीं है, आपको ये पता करना है कि भाई फाइनली वो सब कुछ देंगे, वो बोलेंगे एक ड्रॉप का साइज इतना है, हमने इतना डाइल्यूट किया है, बस आपको ये पता करना है कि फाइनली ओलिक एसिड की कितनी वॉल्यूम आपने पानी के ऊपर डाली, और फिर बस थिकनेस सिंपली हो जाएगी ओलिक एसिड की वॉल्यूम अपॉन एरिया। सर समझे? सर हाँ सर हम फिजिक्स में मेनली जो साइज होता है उसी को हम डायमीटर लेके चलते हैं। नहीं बेटा, वैसे साइज का मतलब तो वॉल्यूम होता है, पर यहाँ साइज बोलने का मतलब डायमीटर ही होगा मॉलिक्यूल का, और क्योंकि वही हम फाइंड। ओके, और सर ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें सिर्फ ओलिक एसिड के ही ऊपर हो सकता है, और ओलिक एसिड के लिए 1/20 और 1/20 वाला डाइल्यूशन काम कर जाता है। अब क्वेश्चन में अगर उन्होंने कोई और लिक्विड लिया तो हो सकता है वो उसका डाइल्यूशन कुछ और दें, वो ऐसा कह दें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में मिक्स किया, तो उससे प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, वैल्यूज पे फर्क पड़ जाएगा सिर्फ। कोई और कंपाउंड लेंगे तब भी वैसा ही प्रोसेस रहेगा मतलब? बिल्कुल, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, तो मतलब मेनली सर ओलिक एसिड लेते हैं तो एकदम परफेक्शन से आता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ओलिक एसिड का एग्जांपल आपको दे दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए बता दिया मैंने। ओके, एनसीईआरटी में। ओके सर। हाँ सर ये सरफेस एरिया जो है फिल्म का वो मैं फाइंड करना है या गिवन होगा? गिवन होगा बेटा, मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। आई एम अ न्यू स्टूडेंट रोहन वासवानी। ओके से स्टार्ट किया है मैंने, तो बिफोर सिलेबस। हाँ आपका डाउट क्या है बेटा, वो बोलो ना आप। बिफोर सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं? आपको क्या बताएगा, आपकी पहली क्लास है क्या, केमिस्ट्री मैथ्स अटेंड किया आपने? यस। उन्होंने क्या बताया भाई? उन्होंने बताया, मैथ्स वाले सर ने बताया अब मुझे कॉल करना, और जो केमिस्ट्री मैम ने बताया कि पहले जो रिकॉर्डेड थे वो देख लेना, और उसके हिसाब से फिर आपको आगे जाके कंफर्टेबल हो जाएगा। चलो तो फिर मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, काफी आसान से चैप्टर है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर था, ठीक है ना। तो बहुत आसान सी चीज है कि लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, इन सब में मेजर करते हैं।
तो अभी बेटर क्या होगा, आप इस चैप्टर की तैयारी कर लो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, 2 लेक्चर का मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो उन 2 लेक्चर्स को देख के आप कल जो क्लास होगी उसके लिए तैयार हो जाओगे एटलीस्ट। समझ आ रही है बात? यस ठीक है ना, आज रात को 2 लेक्चर्स को देख लेना, उसके लिए तैयार हो जाओगे। बाकी फिर जब हम weekend को आगे होगी ना के चैप्टर, जैसे सुन तो लो पहले, आगे के चैप्टर काइनेमेटिक्स की जब शुरुआत करेंगे तब मैं आपको और पुराने जो 2 चैप्टर हो चुके हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनके भी वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे वो भी दे दूंगा। आप आराम से ट्राई करो उन्हें। जो भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ नंबर, बोलो। फोन नंबर नंबर आपके पास नहीं है, लिख लो जरा, 7262931773। 7262 स्क्रीन पे है बेटा। यस 2 मिनट। एक्सक्यूज मी सर अभी आपने कौन से लेक्चर रिवाइज करने बोले? यस सर। मैंने इनको बोला कि यूनिट्स का अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं ना। हाँ सर। आप भी नए हो क्या? नहीं सर। अरे तुमको कुछ रिवाइज नहीं करना, तुमको सब आता है, ठीक है। कल के लिए कुछ नहीं है, अभी तो सिंपल चल रहा है ना, इसमें क्या रिवाइज करोगे। पैरेलल मेथड ही तो पढ़ा आज बस, है ना। सर क्या 8 डिजिट नंबर है। अरे 7262931773। 931773। ओके हाँ थैंक ठीक है। सर हाँ बोलो भाई। सर एंगल का आपने बोला था डायमेंशन नहीं होता, राइट? हाँ तो सर ओमेगा का तो सेकंड इनवर्स डायमेंशन होता है। मतलब अरे भाई रेडियन पर सेकंड होता है ना सर। हाँ तो सर सेकंड तो टी होता है, तो डायमेंशन तो है ना। तो है ना डायमेंशन, तो एंगल का नहीं होता। ये एंगल होता है क्या? ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओके। एंगल तो रेडियन में होता है ना सिर्फ। हाँ सर ओके, मुझे लगा एंगल, सॉरी सर मैड। चलिए कोई बात नहीं सर। अरे बोलो। सर वेट का यूनिट तो न्यूटन रहेगा ना? वेट का यूनिट न्यूटन रहेगा, बिल्कुल भाई। सर क्योंकि वो मास प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उन टोटल मिला के, तो बिल्कुल। ओके सर। हाँ और कोई? सर आपने वो चेक किया? नहीं भाई अभी तो टाइम नहीं मिल पाया, एक्चुअली 12th वालों की क्लासेस चल रही हैं। मैं चेक करता हूँ यार, बिल्कुल मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा तो उसको। फिर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करके जो जो ऐसे इम्पोर्टेंट लगे वही हाँ भेज तो चलेगा ना? आप सेंड कर दो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, एंड करते हैं आज यहाँ पे। कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैं टाइम आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय एवरी